सो हाय एवरीवन, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमन मैथ्स पर। तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे परसेंटेज के, और हमने कुछ क्वेश्चन करे थे लास्ट क्लास में। अब उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन में भी, और देखेंगे कंप्लीट क्वेश्चन जो भी आते हैं परसेंटेज के, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है। और प्रैक्टिस हम बहुत करेंगे, इस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसलिए मैं हर तरह के क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ इन सेशंस के थ्रू, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सो देखिए, क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216 इट बिकम्स 140% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है एक नंबर जिसको 216 उसमें इंक्रीमेंट किया जाए, एक नंबर जिसमें 216 ऐड किया जाए, तो वो नंबर 140% बन जाता है खुद का। तो मान लेते हैं एक नंबर वो ए रहा होगा, एक नंबर वो ए रहा होगा। ए में अगर मैंने 216 ऐड किया, ए में मैंने 216 ऐड किया, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 140%। तो 140% क्या होता है, 140% होता है 7/5। 140% क्या होता है, 7/5। तो इसमें क्या बोल रहा है, 140% ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 7/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी वो खुद ही। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ए को आप इधर लेकर आओगे, फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 2a/5। इसको आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया आपका 2a/5। तो क्या हो गया, 2a/5 इक्वल टू 216। तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 108। तो ए क्या हो गया, 5 इंटू 108। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 540। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 540। तो वो नंबर क्या होगा हमारा 540। ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन, आपको सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सब होंगे, देखिए अब आप क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है एसएससी में, आया हुआ है ये मेंस में। ठीक है, इसको आप लगाइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए इज 28% मोर देन बी एंड सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, देन बाय व्हाट परसेंट सी इज मोर देन ए। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या सोचेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए जो है वो 28% बी से ज़्यादा है। ठीक है। और सी जो है वो 25% लेस है सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी, देन बाय व्हाट परसेंट सी इज मोर देन ए। तो ऐसा करते हैं हम, बी को हम मान लेते हैं 100। बी को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करना है तो 100 क्या एक बहुत ही सिंपल सा फिगर होता है, सिंपल सा नंबर होता है, तो तुरंत कैलकुलेशन में आसानी होती है, तो हम 100 मान लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि ए इज 28% मोर देन बी। आप मेरे को बताओ 28% 100 का क्या होगा, 28% 100 का क्या होगा, 28 होगा। तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 128। ए कितना हो जाएगा 128। अब सी क्या बोला जा रहा है, सी जो है वो 25% लेस है देन सम ऑफ ए एंड बी। तो हम ए और बी का सम निकाल लेते हैं। ए और बी का सम क्या आएगा यहाँ पे, ए और बी का सम आएगा 128 प्लस 100, दैट इज 228। 128 प्लस 100 क्या आएगा, 228। एक मिनट। ओके। तो a प्लस बी क्या आ गया हमारा, 228 आ गया। तो जो हमारा c आएगा वो क्या है, 25% लेस है। अब आप मेरे को बताओ, इसका अगर 25% लेस करता हूं मैं, इसमें 25% लेस करता हूँ, 25% क्या होता है, 25% होता है माइनस का 1/4। माइनस इसलिए लगा दिए क्योंकि मुझे क्या करना है, मेरे को लेस करना है ना, मेरे को लेस करना है। तो 25% क्या हो गया, 1/4। तो अगर आप इसका 1/4 निकालोगे, इस नंबर का 1/4 निकालोगे, तो 1/4 क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा 57। इस नंबर का 1/4 कितना आ जाएगा, 57। तो यानी कि 228 में से अगर 57 निकाला तो कितना आ गया, 171। कितना आ गया, 171। तो फाइनली जो सी है वो कितना आ रहा है, सी कितना आ रहा है, सी आ रहा है 171। सी कितना आ रहा है, 171। अब देखिए, यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सी लिख रहा हूँ। तो ए कितना है हमारा 128, सी है हमारा 171। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, बाय व्हाट परसेंट सी विल बी मोर देन ए। सी देखिए, इससे ये तो समझ में आ गया कि सी ज्यादा है, क्योंकि ए की वैल्यू आ रही है 128 और सी की वैल्यू आ रही है 171। लेकिन हमें क्या निकालना है, सी अब कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है। तो आप मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा,
इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा? तो गैप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपल सा माइनस करेंगे। गैप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपल सा माइनस करेंगे। तो गैप कितना है? 43 का। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? सी इज मोर देन ए। ए से कितना ज्यादा है? समझ रहे हो आप? ए से कितना ज्यादा है, तो मेरा बेस जो होगा वो ए होगा। बेस क्या होगा मेरा? ए होगा। तो कितना परसेंट ज्यादा है? तो 43 अपॉन 128 इंटू 100 क्या होगा? 43 अपॉन 128 इंटू 100। अब सवाल ये उठता है कि इसको अगर आप सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए जाओगे, आप सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा यहां से, ठीक है। लेकिन क्या है, हमें थोड़ा स्मार्टली चलना है। हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि हम इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कैसे करें। इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कैसे करें। तो 43 अपॉन 128 इंटू 100 है। एक तरीका होता है सिंपल तरीका, आप 2 से काटो, फिर उसको सिंप्लीफाई करो, फिर डिवाइड करो, ठीक है। आप अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप मुझे बताइए, अगर 43 का यहाँ पे 129 होता, 128 की जगह यहाँ पे क्या होता? 129, तो ये कितना होता? ये कितना होता? ये 3 टाइम चला जाता। 43 इंटू 3 करो आप, क्या करो? 43 इंटू 3, ठीक है, कितना आया? 129। फिर से समझिएगा, डिनोमिनेटर में 128 है, अगर 129 होता, अगर 129 होता तो ये 3 टाइम चला जाता, तो कितना आता है? ये 1/3। कितना आता? 1/3। अब 1/3 इंटू 100 क्या होगा? अब आपको देखिए तुरंत क्लिक करना चाहिए। 1/3 क्या होता है? 1/3 होता है 33.33%। क्या होता है 1/3? 1/3 होता है 33.33%। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर एक मिनट, अगर यहाँ पर आपका 129 होता, अगर आपका यहाँ पे 129 होता 128 की जगह, तो आपका आंसर क्या आता? आपका आंसर आता 33.33%। अब आप मेरे को एकदम बेसिक कॉमन सेंस बताओ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये मेरा 129 ना होते हुए मेरा 128 है। अगर मैं न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं करता हूँ, डिनोमिनेटर को बढ़ाता हूँ, ये मैं काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखे मेरे प्रीवियस लेक्चर, वो प्रीवियस लेक्चर देख कर आए, ठीक है ना, वरना उन्हें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और जो लोग रेगुलरली कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, तो वो तो देखते ही चलें, ठीक। तो 129 न्यूमिनेटर को कांस्टेंट रखा है, न्यूमिनेटर में कोई चीज नहीं किया है, डिनोमिनेटर को बढ़ाया गया है, डिनोमिनेटर को 128 से 129 कर दिया गया है। तो ओवरऑल फ्रैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू घट जाएगी। ओवरऑल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो घट जाएगी, आप ऐसे समझो। ये देखो, ये 1/2 है, ये 1/3 है। न्यूमिनेटर को मैंने कांस्टेंट रखा है, न्यूमिनेटर दोनों केस में 1 1 है, लेकिन मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया। 1/2 कितना होता है? 1/2 0.5 होता है। 1/3 कितना होता है? वो 0.33 होता है। आप मेरे को बताओ इन दोनों एक्सप्रेशन को देख के कि ओवरऑल फ्रैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा? ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ 129 लेके सॉल्व किया, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा था? 33.33%। क्या आ रहा था मेरा? 33.33%। लेकिन प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली ये जो आंसर है, ये आंसर होगा नहीं। प्रैक्टिकली आंसर जो होगा वो इससे थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कितना है? एग्जैक्ट डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 128 है। एग्जैक्ट डिनोमिनेटर क्या है? 128 है। सो 128 और 129 में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो जो आपका आंसर आएगा ना, वो सिर्फ 33.33% से थोड़ा ज्यादा आएगा। मानते हो? जो आपका आंसर आएगा वो 33.33% से थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कम है ना, 128। 129 था, 129 के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा था? 33.33%। लेकिन एग्जैक्ट डिनोमिनेटर क्या था? एग्जैक्ट डिनोमिनेटर था 128, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में 33.33% आएगा, उससे थोड़ा ज्यादा आएगा। आप मेरे को बताओ इस ऑप्शन में, इन ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 33.33% से ज्यादा है और उसके नियर अबाउट है? तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो है ऑप्शन ए। आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो है ऑप्शन ए। कहने का मतलब क्या है कि ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। समझ में आया कैसे मैंने सॉल्व किया है? मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया है, मैंने दिमाग लगाया। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 43/128 मेरे को सॉल्व करना था, ठीक है। मैंने दिमाग लगाया कि 43 का 3 गुना, 43 का 3 गुना क्या होता है? 129। अगर डिनोमिनेटर में 129 होता तो मेरा 1/3 आता। 1/3 स्टैंडर्ड पैटर्न है, मेरे को पता है, जिसकी वैल्यू होती है 33.33%। 1/3 एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, बार बार बोल रहा हूँ, जिसकी वैल्यू होती है 33.33%। लेकिन मैंने ये भी कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर न्यूमिनेटर को मैं चेंज नहीं करता हूँ और डिनोमिनेटर को मैं बढ़ा देता हूँ, तो ओवरऑल वैल्यू पे क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा, ओवरऑल फ्रैक्शन जो करेगा वो डिक्रीज करेगा। यानी कि मेरे जो ओरिजिनल आंसर आना चाहिए वो 33.33% के पास होगा, और उससे थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ए, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आया हुआ है मेंस में। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज, अभी देखिए अभी एकदम बेसिक परसेंटेज पे ही चल रहे हैं क्वेश्चन, कि आपको परसेंटेज यूज करना आ रहा है कि नहीं, आप खेल पा रहे हो कि नहीं परसेंटेज से। इफ ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी, इफ सी इज 30% मोर देन डी, बाय व्हाट परसेंट ए इज लेस देन डी। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है वो कितना है, बी से 25% ज्यादा है। ए जो है वो बी से कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। ठीक है, और बी जो है वो 40% लेस है। बी जो है वो 40% लेस है सी से। और सी जो है वो 30% ज़्यादा है डी से। सी जो है वो 30% ज़्यादा है डी से। बाय व्हाट परसेंट ए इज लेस देन डी, बाय व्हाट परसेंट ए इज लेस देन डी। आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि इसको हम अप्रोच कैसे करें। हम ऐसा करते हैं, हम डी को मान लेते हैं 100। हम क्या करते हैं, डी को मान लेते हैं 100। तो अब आप मुझे बताइए सी की वैल्यू क्या होगी। सी जो है वो 30% ज़्यादा है। 30% अगर आप 100 का निकालोगे कितना आएगा, 30% 100 का आता है 30। तो सी जो है वो 30% ज़्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 130। क्लियर है इतना, सी क्या हो जाएगा 130। अब जो बी है, बी बोला गया है कि बी कितना है, बी 40% लेस है सी से। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, ये हम पढ़ चुके हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कि अगर कोई चीज 40% लेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 0.6। एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ, कोई चीज अगर 10% ज्यादा है या 10% बढ़ गई है तो उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 1.1। कोई चीज अगर 20% ज्यादा है या 20% बढ़ गई है तो उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 1.2। कोई चीज अगर 20% कम है, कोई चीज अगर 20% कम है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 0.8। कोई चीज अगर 70% कम है तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना होगा, 0.3। जिन्होंने मेरी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की प्लेलिस्ट में, मतलब जिन्होंने नहीं देखी है मेरी वो वीडियो, वो जरूर देखें। ठीक है ना, वहां मैंने बहुत डिटेल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया है। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ 0.4, सॉरी अपना ये 40% का जो ड्रॉप है, 40% लेस है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 0.6। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो बी की वैल्यू आएगी ये आएगी 0.6 इंटू 130। कहने का मतलब, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.6 इंटू 130। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 78। यानी कि बी की जो वैल्यू आई वो कितना आया, 78। बी जो आया वो कितना आया, 78। अब ए जो बोला जा रहा है, ए बोला जा रहा है 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है। आप मेरे को बताओ 25% क्या होता है, 1/4। 25% क्या होता है, 1/4, लेकिन ज्यादा है 25%। 25% ज्यादा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 5/4। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 5/4। ये बताया था ना, ऊपर ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है हमारा चेंज, नीचे होता है हमारा बेस। ठीक है, +1 हो रहा है तो 4 का क्या होगा, 4 का होगा 5 × 4। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो ए है, मैं यहाँ रब कर दे रहा हूँ, ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, वो 25% ज्यादा होगा। तो ए क्या होगा, ए होगा 5/4 × 78। ए क्या होगा, 5/4 × 78। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बाय व्हाट परसेंट ए इज लेस देन डी। बाय व्हाट परसेंट ए इज लेस देन डी, बिल्कुल भी इसे सॉल्व नहीं करना है। ये मेरा डी है, ये मेरा ए है, यानी कि मेरे को ए और डी से ही मतलब है, सिर्फ मेरे को ए और डी से भी। तो जनरली हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, जब हमें सिचुएशन आती है कि जहां पे हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है, तो हम रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो कैसे निकालते हैं हम दोनों में, हम कुछ नहीं करेंगे, हम A/D निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए और डी से ही मतलब है। ठीक है, तो ए कितना हो गया हमारा, ए था 5/4 × 78। ए क्या था, 5/4 × 78। एंड डी क्या है, डी है 100। डी क्या है, डी है 100। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5 × 78 = 400। कितना हो गया, 5/78 = 400। आप इसको काटो तो ये कितना आ जाएगा, 78/80। यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 78/80। फिर आप इसे कट करो तो ये आ जाएगा 39/40। क्या आ गया, 39/40। इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा कैंसिल। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया तो A/D के बीच में जो रेशियो आया, A/D के बीच में रेशियो आया वो क्या है, 39/40। अब इसमें पूछा क्या गया है, बाय व्हाट परसेंट ए इज लेस देन डी। ए कितना कम है डी से, ए कितना कम है डी के रेस्पेक्ट में, यानी कि मेरा जो बेस है, जो मेरा रेफरेंस है वो क्या है, डी है। तो आप मेरे को बताओ कि अगर इसको मैं देखूं तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ए 1/40,
इनके बीच का गैप कितना है 1, 1 ही तो कम है बाय 40, कितना है -1/40, कितना है -1/40, माइनस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कम है, ठीक है ना। एग्जैक्ट जो कम है वो कितना है 1/40 है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्या बोला गया, परसेंटेज में बोला गया है, ठीक है, परसेंटेज में बोला गया है। अगेन एक तरीका ये है कि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और फिर आप इसे सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा 2.5%, ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर, 2.5%। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस जगह अपना समय बचाएं, मैं क्या चाहता हूं कि आप इस जगह अपना समय बचाएं। अब समय कैसे बचाना है आपको, आपने क्या दे, आप मेरे को बताओ, हमने सॉल्व किया, हमें क्या मिला 1/40, हमें क्या मिला 1/40। अब आपको 1/40 को परसेंटेज में लिखना है। आप मेरे को बताओ, हमने ये पढ़ा था ना 1/4 क्या होता है, हमने ये पढ़ा था 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है 25%, स्टैंडर्ड पैटर्न है, मैंने बहुत पढ़ाया है इसके बारे में, ठीक है। 1/4 क्या होता है 25%। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 40 आ रहा है ना, तो अगर मैं सिर्फ 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को मिल नहीं जाएगा 2.5%। अगर मैं सिर्फ 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को नहीं मिल पाएगा 2.5%, बिल्कुल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां जहां आपके रिएक्शन तेज हो सकते हैं, जहां जहां आपके रिएक्शन तेज हो सकते हैं वहां पे आप रिएक्शन तेज कीजिए। और ये जिस तरह से सोचने का मैंने आपको तरीका बताया है, अब मैं एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आ गया हूँ, क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं तो हम अप्लाई करेंगे जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ये तो इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका, सारे तरीके जितने भी बेस्ट हो सकते हैं जो मुझे लगता है मैं बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का ये पहला तरीका है ना। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके दूसरे तरीके पे चलते हैं हम कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका भी बहुत ही आसान है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके पे, अब हम चलते हैं दूसरे तरीके पे। देखिए जितने तरीके आपको आएंगे उतना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने में, और उतना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे तो फिर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मेन एग्जाम में, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए इस तरह की कैलकुलेशन इतनी तो आपको करना आना चाहिए। अगर आप भले कोई भी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, या कोई मैनेजमेंट का एग्जाम हो, मतलब कोई भी अगर अच्छे एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो ना, तो इस तरह की कैलकुलेशन इतनी आपको आनी चाहिए। तो अब देखिएगा दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं नाम देता हूँ M2, मेथड 2। तो देखिए पहले लाइन में क्या बोला जा रहा है, पहले लाइन में बोला जा रहा है ए इज 25% मोर देन बी। पहले लाइन में क्या बोला जा रहा है, ए इज 25% मोर देन बी। आप मेरे को बताओ 25% होता क्या है, 25% हमने पढ़ा हुआ है 1/4 होता है, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मेरे को बताओ +25% का मतलब क्या होता है, ये होता है 5/4। +25% का मतलब क्या हो गया 5/4, क्यों हो गया, क्योंकि देखिए ऊपर है ना, ऊपर क्या है हमारा चेंज, नीचे क्या है हमारा बेस, ठीक है, तो 4 का क्या होगा 5 होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए इज टू बी का रेशियो मेरे को लिखना है, ए इज टू बी का रेशियो मेरे को लिखना है, तो ए इज 25% मोर देन बी। तो कहने का मतलब अगर बी मेरा 4 है तो ए मेरा क्या होगा 5 होगा, ए मेरा क्या होगा 5 होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला जा रहा है, बी इज टू सी में, दूसरा क्या बोला जा रहा है बी इज टू सी में, तो क्या बोला जा रहा है बी इज 40% लेस देन सी, बी इज 40%। अब आप मेरे को बताओ 40% क्या होता है, 40% 2/5 होता है, 40% क्या होता है 2/5 होता है। लेकिन क्योंकि लेस है तो आप मेरे को बताओ क्या होगा। तो ये अगर सी मेरा 5 है, सी मेरा 5 है, ठीक है, तो बी मेरा क्या होगा, बी से 2 यूनिट कम होगा, यानी बी मेरा होगा 3। ध्यान से समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ बोलता +40%, यानी कि अगर मैं ये बोलता कि बी 40% ज्यादा है सी से, अगर मैं ये बोलता बी 40% ज्यादा है, तो ये क्या होता, ये होता 2/5, यानी कि 5 का यहाँ 7 होता, 5 का यहाँ पे क्या होता 7 होता। लेकिन 40% कम है, 2 का चेंज है, तो 5 का क्या होगा 3 होगा। फिर क्या बोला जा रहा है, सी इज 30% मोर देन डी, सी इज 30% मोर देन डी। आप मेरे को बताओ 30% क्या होता है, 30% होता है 3/10। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है मोर है, तो मोर है इसका मतलब क्या हो गया, डी हो गया 10, सी हो गया 13, डी हो गया 10, सी हो गया 13, ठीक है। इतना समझ में आया, 10 में 3 यूनिट हमने बढ़ा दिया 13, ठीक है। अब निकालना क्या है, हमें अल्टीमेटली निकालना है ए अपॉन डी, मतलब या ए इज टू डी, अभी हमने यही किया ना। आप मेरे को बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी अपॉन सी, इसको क्या लिख सकते हैं सी अपॉन डी, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियरली अगर आप देखोगे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे आपको सिर्फ ए अपॉन डी ही मिलेगा,
आपको सिर्फ ए अपॉन डी ही मिलेगा, तो वही कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो लिखा हुआ है वही सॉल्व कर देना है। तो आप देखोगे 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरा आंसर जो आया वो आया 39/40। फाइनली मेरा जो एक्सप्रेशन क्या आया 39/40, ये क्या आया, ये आया A:D। क्या आया, A:D। अब देखिएगा इसमें A:D, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए कितना कम है, ए कितना कम है, तो ए है 1/40, ए है 1/40। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा डी, दैट इज 2.5%। राइट आंसर क्या होगा, डी, दैट इज 2.5%। ठीक है, समझ में आया। कोशिश मैंने पूरी करी है आपको समझाने की, ये वाला तरीका, इस वाले तरीके से भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा इसका एक और तीसरा तरीका है। ठीक है, अगर आप थोड़ा और देखना चाहते हैं कि मतलब, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो लगा देना, पर मैं आपको एक तीसरा तरीका भी बताता हूँ। ठीक है ना, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपने तरीका समझ लिया होगा। रेशियो वाला एक तरीका है, सिंपल सा तरीका था एक। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए तीसरा तरीका, मजा आने वाला है आपको। हम देखिए पूरा इन डेप्थ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और इन सेशन इन डिस्कशंस का देखिए, बात सवाल करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब सवाल तो ठीक है इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना कोई डिस्कशन करवाता नहीं है। ठीक है, कि बस आंसर आ गया और चलो चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा, मैं तीसरे तरीके पे जा रहा हूँ, M3 पे। ठीक है, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ए है, ए क्या है, ए 25% ज़्यादा है ना बी से। ए क्या है, 25% ज़्यादा है। आपको अगर पता हो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का फंडा समझा था बेस चेंज के रेस्पेक्ट में, मैंने आपको बताया था कि अगर 10% इंक्रीमेंट होता है तो वो कितने परसेंट डिक्रीमेंट के बराबर होगा, ये हमने डिस्कस किया था। तो हम कैसे कर रहे थे, 10%, 10% का मतलब +1/10। अब डिक्रीमेंट की बारी आ रही थी तो हम क्या करना था, ये तो कांस्टेंट रहता है, ये तो चेंज नहीं होता, लेकिन हमें डिक्रीमेंट करना है तो हम डिनोमिनेटर को बढ़ा देते थे। और डिनोमिनेटर को किस रेट से बढ़ाते थे, वो डिपेंड करता था न्यूमरेटर पे, क्योंकि न्यूमरेटर क्या था, हमारा चेंज, और डिनोमिनेटर क्या था, हमारा बेस। जैसे और देखिए, ऐसे मैंने बोला +20%, ये कितने परसेंट डिक्रीमेंट के बराबर है, तो आप क्या करते थे, +20% क्या, +1/5। अब डिक्रीमेंट की बारी आ रही है तो -1/6, यही करते थे। ठीक है, अब इसमें यार डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, प्रीवियस लेक्चर देखिए मेरे, सीरियल वाइज देखते चलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना अगर बीच में से स्टार्ट करोगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है, समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। अब देखिएगा आप, ये मेरे को ये बताइए कि ए जो है, ए 25% ज्यादा है ना बी से, ए 25% ज्यादा है। तो आप मेरे को बताओ 25% का जो इंक्रीमेंट है, 25% का जो इंक्रीमेंट है, यानी कि +1/4 है, वो कितने परसेंट डिक्रीमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो वो बराबर होगा माइनस का 1/5। वो क्या बराबर होगा, माइनस का 1/5। तो माइनस का 1/5 क्या होता है, माइनस का 1/5 होता है 20%। माइनस का 1/5 क्या होता है, 20%, है ना, यही होता है ना। तो क्या होगा इससे, इससे क्या होगा, ये जो +25% है, ये किसके बराबर होगा, -20% के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ए को 100 माना, अगर मैंने ए को 100 माना, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 20% माइनस करोगे आप, तो 20% क्या होता है 20, 100 का 20% क्या होता है 20। तो 20 माइनस करोगे अगर आप 100 में, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 80 आएगी। बी की वैल्यू क्या आएगी, 80 आएगी। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है बी इज 20%, 40% लेस, सॉरी, 40% लेस देन सी। बी इज 40% लेस, तो 40% क्या होगा, -2/5। अब आप मेरे को बताओ, मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि जो सी है, सी है, मतलब हम क्वेश्चन को ब्रेक कर रहे हैं, बी क्या है, बी 40% सी से कम है, तो हम ये बोल सकते हैं ना, सी जो है, सी जो है, C +2/3 इतने परसेंट ज्यादा है बी से, है ना। +2/3 क्या होता है, +2/3 होता है 66.66%। +2/3 क्या होता है, 66.66%। ठीक है, तो इतना ज्यादा है। अब देखिए इतना ज्यादा का मतलब क्या हुआ, कि अल्टीमेटली मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 5/3। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 5/3, +2/3 है ना। यहाँ पे देखो ये क्या था,
ये था -20%, यानी कि -1/5, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 4/5, इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 4/5। तो 100 से अगर आप 4/5 कर रहे थे तब जाके हमें क्या मिल रहा था, 80 मिल रहा था। तो सेम चीज मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस का 40% है, तो माइनस का 40% से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जो सी की वैल्यू है वो +2/3 होगी, +2/3 होगी। फिर से समझ लो यार, ये -2/5 है ना। अब मुझे बताना है इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट में ऊपर तो कांस्टेंट रहेगा न्यूमरेटर, और चूंकि बढ़ाना है मेरे को तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। अब ये 3 कहाँ से आया, ये मेरे को यहाँ से पता चलता है, 5 में 2 कम कर देना है, अल्टीमेटली बढ़ाना है ना। तो ये कितना आ गया 2/3, और 2/3 आ गया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया 5/3। तो 80 का अगर आप 5/3 करोगे, 80 का अगर आप 5/3 करोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो आपको मिलेगा क्या 400/3, आपको क्या मिलेगा 400/3। तो सी की जो वैल्यू है वो क्या है 400/3। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है कि सी इज 30% मोर। सी क्या है, सी 30% ज्यादा है। 30% क्या होता है, 3/10। सी इज 30% मोर देन डी, सी इज 30% मोर देन डी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो डी है, जो डी है वो -3/13, -3/13 इतना, इतना कम होगा सी से। अगर सी 30% ज्यादा है, सी 30% ज्यादा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डी है वो -3/13 कम होगा। अब -3/13 के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 10/13, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 10/13। डी कम है इतना, तो अगर आप इसमें करोगे तो ये कितना आ जाएगा 400/3 इंटू 10/13, तो ये आ जाएगा हमारा 4000/39। क्या आ गया हमारा 4000/39, यानी कि डी की जो वैल्यू आई, डी की जो वैल्यू आई वो आ गई 4000/39, और ए की वैल्यू क्या थी 100। हमें मतलब ए और डी से ही है, तो हम क्या करेंगे, अब हम ए इज टू डी का रेशियो लिखेंगे। तो ये 100:4000/39, ठीक है। तो 39 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 39 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा ए इज टू डी, ठीक है। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 39:40। क्या आ गया ये 39:40। तो अब ये क्या निकालना था, ए इज लेस देन, कितना लेस है अब, कितना लेस है, ठीक है। कोशिश मैंने पूरी करी आपको समझाने की, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर इस प्रोसेस में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप इसको फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। वीडियो को आप फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, है ना। चलें अगले पार्ट पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी इसमें समय कितना हो रहा है, चलिए अभी तो है टाइम, अगले पार्ट पे चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए आप, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 60% ऑफ अ नंबर इज 120 more than 20% of a number, then 28% of a number is less than 33% of the number by, ओके। तो देखिएगा हम एक नंबर मान लेते हैं x, हम एक नंबर मान लेते हैं x। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 60% ऑफ अ नंबर, 60% क्या होता है, 60% होता है 3/5। स्टैंडर्ड पैटर्न पे आप कमांड होनी चाहिए, पहले ही बता दिया था कि ये भर भर के आएंगे। 60% क्या होता है 3/5, ठीक है। इज ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ अ नंबर। तो कहने का मतलब अगर मेरा x नंबर है तो इसका अगर 60% है, ठीक है 60% है, वो x/5 से कितना ज़्यादा है 120। x/5 कहाँ से आया, 20% क्या होता है 1/5, ठीक है। तो 20% ऑफ अ नंबर हमें निकालना है, तो 1/5 ऑफ अ नंबर क्या होगा x/5, तो कितना आ जाएगा वो 120। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x/5 इक्वल टू आ गया 120, तो ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई 300, सिंपल सॉल्व किया मैंने, x की वैल्यू क्या आ गई 300। अब बोला क्या जा रहा है, देन 28% ऑफ अ नंबर, 28% ऑफ अ नंबर यानी कि इस नंबर का 28% इज लेस देन 33.33%। अब देखिए 33.33% स्टैंडर्ड पैटर्न है, क्या होता है ये 1/3 होता है, क्या होता है 1/3। तो हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, हमें 28% निकालना है, हमें 33.33% निकालना है, और फिर हमें दोनों का डिफरेंस ले लेना है, क्योंकि यही बोला जा रहा है ना,
लेस। तो देखिए ये तो बहुत आसान है, 33.33%। ये क्या है, ये 1/3 है। तो अगर आप इसका 1/3 निकालोगे आपको क्या मिल जाएगा, 100। ठीक है। और 28% भी कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं है। आप अगर 28% निकालोगे 300 का, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 84। 84 मान लूँ मैं, 84 आ गया। कितना आ गया, 84 आ गया। ठीक है। और हमें निकालना है इन दोनों के बीच का गैप। तो इन दोनों के बीच का गैप 16 है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। राइट आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है। तो कोई चैलेंज नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो। ये इसका पहला तरीका, बेसिक तरीका, सिंपल तरीका। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका थोड़ा फास्ट है, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से अगर आप पढ़ो। टफ नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो आप तुरंत क्लिक कर जाओगे कि कैसे हमें अप्रोच करना है। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखिएगा जरा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 60% ऑफ अ नंबर, 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ अ नंबर। ठीक है। कहने का मतलब किसी नंबर का 60% उसी नंबर के 20% से 120 ज्यादा है। किसी नंबर का 60% और उस नंबर का जो 20% है, दोनों का जो गैप है वो 120 है। तो क्लियरली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 60% -20%, 60% -20%, यानी कि मेरा जो 40% है इसकी वैल्यू है 120। सोचो, 60% था किसी नंबर का, उसी नंबर का 20%, दोनों के बीच में जो गैप है, क्योंकि 120 मोर है ना, तो जो 120 है वो कैसे आएगा, वो 120 ये 40% को करस्पॉन्ड कर रहा है। ये 40% का जो गैप है, ये 40% है, ये 120 है। तो अगर आप देखोगे कि इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 1% की वैल्यू आ गई 3। 100% की क्या वैल्यू आ जाएगी, 300। 100% की क्या वैल्यू आ जाएगी, 300। ठीक है। अब हमें निकालना है क्या है, देन 100% यानी कि ये नंबर आ गया हमारा। ठीक है, 300 हमारा नंबर है। अब हमें निकालना क्या है, देन 28% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 33%, 33.33% ऑफ अ नंबर। 28%, ध्यान से समझना, 28% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 33.33% ऑफ द नंबर। कहने का मतलब क्या है कि 33.33% -28%, ये निकालना है मेरे को। समझ रहे हो आप, मेरे को एग्जैक्टली यही निकालना है। अब आप मेरे को बताओ कि 33.33%, 33.33% और 28% को अगर आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.33%। ये कितना आ जाएगा, 5.33%। माइनस किया हमने। अब 5.33% को आप क्या लिख सकते हो, 5 1/3% लिख सकते हो ना आप। 0.33 है तो 0.33 को आप क्या लिख सकते हो, 1/3। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 16/3%। क्या आ जाएगा, 16/3%। 5 × 3 15 + 1 16/3। तो 16/3% ऑफ 300 ये हमें निकालना है। 16/3% ऑफ 300, तो इसको आप सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सिंपल सॉल्व कर देना है आपको। आंसर आ गया आपका 16। सो 16 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना। देखिए अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। जो कंसेप्ट, जो सवाल मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपको, दैट इज़ मोर देन इनफ। बाकी आपको कहीं से क्विज वगैरह या मॉक टेस्ट देना है, आप देते रहो। ठीक है। और ठीक है ना, क्योंकि मैं जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, ठीक है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में मैं चीज़ें डाल रहा हूँ। और आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो। होता क्या, मैं कैलकुलेशन एस्पेक्ट को भी कंसीडर कर रहा हूँ। आपने भी देखा होगा अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया है, तो मैं कैलकुलेशन वाली चीज़ पे भी काफ़ी वर्क कर रहा हूँ कि आपको तरीके बता रहा हूँ कैसे कैसे आप समय बचा सकते हो। ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप समझ रहे हो, मान लीजिए आप मुझसे अभी तक परसेंटेज इतना सीख कर गए, तो आप क्या कीजिए, आपके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए।
सबसे पहली बात, नोट ज़रूर बनाएं, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, जो भी लोग मेरी क्लास में आते हैं या जो सेशन देख रहे हैं वो नोट ज़रूर बनाएं, क्योंकि एंड टाइम पे आपको नोट्स ही फ़ायदा करेंगे और कुछ फ़ायदा नहीं करने वाला। वीडियो आप कितने ही देख लोगे। ठीक है, तो नोट ज़रूर बनाएं और प्रैक्टिस करते रहें। अब आपने जितना मुझसे सीखा है वो चीज़ें आप क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें। ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें। मैथमेटिक्स इज प्योरली एप्लीकेशन, आप जितना उसको सॉल्व करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आप उतने बेहतर बनोगे उसमें। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। और ये देखिए, ये सब मैं एग्जाम के क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, देन एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है लेस देन वाई, कुछ समझ में आया नहीं, अल्टीमेटली इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बना के देख लेते हैं। तो 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, 25% क्या होता है, 1/4 ऑफ, ऑफ यानी मल्टीप्लाई हाफ ऑफ एक्स, हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई। यही बोला जा रहा है ना। पढ़ लीजिए, आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लीजिए। 25%, 25% क्या होता है, 1/4 ऑफ x by 2, हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स दिया हुआ है इन टू 2.5 टाइम द 30%, 30% क्या होता है, 3/10 ऑफ 1/4, 1/4 हो गया ऑफ y। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये x अपॉन वाई आ गया आपका 3/2। x अपॉन वाई क्या आ गया, सिंप्लीफाई होके 3/2। निकालना क्या है, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, यानी कि y के रेस्पेक्ट में, y मेरा बेस है। आप मेरे को बताओ y के रेस्पेक्ट में ये कितना ज्यादा है। क्लियरली दिख रहा है ये 50% मोर है। ऐसे समझो ना, x इज टू वाई, तो ये हो गया 3:2। ये ज्यादा कितना है, 1। किस बेस पे, 2 के बेस पे। तो +1/2 क्या होता है, 25%। तो राइट आंसर क्या होगा, डी दिल्ली। राइट आंसर क्या होगा, डी दिल्ली, दैट इज 50% मोर। ठीक है, तो आज का सेशन यार यहीं तक ही रखते हैं, है ना, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। ठीक है ना, इवन क्वेश्चंस वगैरह में काफ़ी डिस्कशन हुआ है। और आप उस डिस्कशन को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या डिस्कस किया है। और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करके। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।